हेलो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट का। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट देखने के पीछे पर्पस क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे क्लैट एग्जामिनेशन में। उसके अलावा एलएलबी एंट्रेंस जो कि ड्यूक का होता है उसमें भी सवाल मिलेंगे, उसमें ये हेल्प करेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ड्यूरिंग एलएलबी कोर्स काम आएगा। इस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कॉन्ट्रैक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट डील किए हैं उसके एग्जांपल के साथ, और इसके बाद जब आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड वीडियो यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो देखेंगे तो वहां ये दोनों मिलके आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कंप्लीट पैकेज है जो कि हेल्प करेगा आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लस टॉर्ट, ये दोनों बहुत ही मेजर एरिया कवर करता है आपके लीगल एप्टीट्यूड पोर्शन को। तो ये दोनों वीडियो, इन दोनों सब्जेक्ट के वीडियो आप जरूर देखें। प्लस ये जो कॉन्सेप्ट के वीडियोज हैं उसको देखने के पहले लीगल टर्म्स और लीगल मैगजीम्स के वीडियोज जरूर देखें, क्योंकि इन दोनों वीडियोज मींस लीगल टर्म और लीगल मैगजीम के वीडियो जिसमें जो लीगल टर्म्स और मैगजीम यूज हुए हैं वो आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी कई जगह मिल जाएंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट में भी मिल जाएगा और लॉ ऑफ क्राइम में भी मिल जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन, क्या कहता है डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। यहां से एक चीज निकल के आ रही है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ द्वारा इन्फोर्स करा सके। मींस इन्फोर्स कराने का मतलब क्या है कि कोर्ट में जाएं और कोर्ट से एक पार्टी कहे कि ये एग्रीमेंट था हमारे बीच में, तो इसका दूसरे पार्टी से पालन करवाया जाए, तो इसको हम बोलते हैं इन्फोर्समेंट। तो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तब यहां से सवाल उठता है कि एग्रीमेंट क्या है? तो एग्रीमेंट इज every promise or set of promise forming the consideration for each other। कोई भी प्रॉमिस, एक सिंगल प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जो है वो एग्रीमेंट है। तब अब यहां से सवाल उठता है ये प्रॉमिस क्या है? तो प्रॉमिस एक ऐसा प्रपोजल जो एक्सेप्टेड, मतलब प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाए तो ये प्रॉमिस कहलाएगा। अभी मैं इसे डायग्राम से भी समझाऊंगा। देयरफॉर देयर मस्ट बी प्रपोजल, मतलब प्रपोजल होना चाहिए। प्रपोजल को ही ऑफर भी बोलते हैं। तो एक पार्टी का प्रपोजल जब दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो प्रॉमिस बन गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाया। प्रोमिसर मेक्स एन ऑफर, किसको? तो प्रोमिसी को। और जब ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है ये बन जाता है प्रॉमिस। ठीक है, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। अ सिंगल प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। और जब ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां से एक चीज निकल के आई कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इससे एक चीज और समझ में आती है। आप देखे होंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसे बनाते हैं। अगर ये एग्रीमेंट का एरिया है, मतलब ये पूरा एग्रीमेंट है, तो कॉन्ट्रैक्ट को हम यहां बनाएंगे। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस और प्रॉमिस मतलब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। ये आपका
छोटा सा एक फॉर्मूला बन गया। एनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या है ये मैंने समझाया। इनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब है कि अगर एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने से मना कर देता है तो दूसरी पार्टी कोर्ट जा सकती है और कोर्ट से ये प्रेयर कर सकती है कि अदर पार्टी अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसे बोला जाए, उसे डायरेक्शन दिया जाए कि वो फॉलो करे। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, ऊपर हमने देखा एग्रीमेंट का मतलब है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ऑफर्ड है, ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस, मतलब पहले ऑफर आएगा सब्सिक्वेंटली एक्सेप्टेंस होगा, तो ये दोनों चीज मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब क्या है कि सपोज ए और बी दो पार्टी है, दोनों एक रिटर्न एग्रीमेंट में इंटर करते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम ये काम करेंगे अकॉर्डिंग टू सो एंड सो टर्म। और इम्प्लाइड में क्या है, इम्प्लाइड का एग्जांपल समझिए कि आप अगर किसी शॉप में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, सपोज एक पेन खरीदने जाते हैं, तो आप शॉप में जाते हैं, पेन पसंद करते हैं, पेन उठाते हैं, शॉपकीपर को पे करते हैं और शॉपकीपर आपको पेन दे देता है, तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जैसा मैं बता चुका हूं, एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से वाइडर है, मींस ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है जो एनफोर्सिबल बाय लॉ होता है। अब आइए देखते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये दो टर्म जरूरी हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट करने के लिए, इनिशिएट करके कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखिए ऑफर। ऑफर टर्म जो है वो इंग्लिश लॉ में यूज होता है और प्रपोजल इंडियन लॉ में यूज होता है, ये दोनों सेम चीज है। तो ऑफर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मींस यहाँ पे प्रोमिसर जो है वो कोई ऑफर देता है किसको, प्रोमिसी को। तो इसमें ये जो ऑफर है ये क्या है, तो इनिशिएशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो अब है कि प्रपोजल क्या है। तो प्रपोजल ये प्रोमिसर अगर कुछ कहता है, प्रोमिसी को क्या कहता है कि अगर मैं प्रोमिसी को बोलता है कि मैं कुछ करूंगा या कुछ नहीं करूंगा, मतलब टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। क्यों ऐसा करता है, ताकि ये प्रोमिसर को ये कह सके या प्रोमिसर को ये तैयार कर सके कि बदले में तुम भी कुछ करोगे या कुछ नहीं करोगे। मतलब ये रेसिप्रोकल है, प्रोमिसर कुछ करना चाहता है या कुछ नहीं करना चाहता है विथ व्यू, क्या व्यू के साथ, कि प्रोमिसी भी उसके लिए कुछ करे या ना करे। तो जो ये एक्ट है, जो ये कम्युनिकेशन है प्रोमिसर का प्रोमिसी के लिए कि मैं कुछ ऐसा करूंगा या नहीं करूंगा, अगर तुम ऐसा करोगे या नहीं करोगे, तो इसको हम बोलते हैं कि प्रोमिसर ने ऑफर दिया प्रोमिसी को। ठीक है, तो ये हो गया प्रपोजल। और जो द पर्सन हु ऑफर्स या प्रपोजेज उसको हम बोलते हैं ऑफरर या प्रोमिसर। ठीक है, और जिसको प्रपोजल दिया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोमिसी। ठीक है, अब देखिए ये प्रपोजल में बी मेड बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट, इसका क्या मतलब है। तो इसका ऐसे समझिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे बैठते हैं, मेन्यू देखते हैं। जब आप वहां पे बैठते हैं तो एक तरह से आप ऑफर दे रहे हैं कि मैं खाना खाने आया हूं, मुझे खाना खिलाओ। ठीक है, और इसको वेटर एक्सेप्ट करता है और वो आपके लिए खाना लाता है। तो वहां आप भले कुछ ना बोले, लेकिन आप गए हैं तो मीन्स यू आर मेकिंग एन ऑफर कि आई एम हेयर टू ईट समथिंग, मुझे कुछ खाने को दो। तो ये प्रपोजल बाय वर्ड्स हुए, सॉरी प्रपोजल बाय कंडक्ट्स हुए। बाय वर्ड्स में बोल के कि मुझे एक पेन चाहिए, क्या तुम पेन बेचोगे, तो ये प्रपोजल बाय वर्ड्स हुआ।
देखिए ऑफर का एसेंशियल्स एलिमेंट क्या है। तो पहला, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, मतलब प्रोमिसर अपना विलिंगनेस बताता है प्रोमिसी का कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं या कुछ ऐसा नहीं करना चाहता हूं। और ये एक्सप्रेशन जो है वो दूसरे तक पहुंचना चाहिए, यानी कि मेड टू अनदर होना चाहिए। तीसरा, अब पहला एक्सप्रेशन हुआ, दूसरा उस एक्सप्रेशन का कम्युनिकेशन हुआ प्रोमिसी तक, ठीक है। यहाँ अनदर मीन्स प्रोमिसी। और तीसरा क्यों कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रोमिसी का भी फेवर चाहिए कि वो कुछ करे या कुछ करने से खुद को एब्सटेन करे, खुद को हटाए। तो ऐसे ये तीन एलिमेंट हैं जो हमारे ऑफर के हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर दो तरह के होते हैं। स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर मीन्स ऐसा ऑफर जो किसी पार्टिकुलर पर्सन को बनाया जाए, किसी पार्टिकुलर पर्सन को दिया जाए, तो ऐसे ऑफर को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर, यानी कि जो जिसको यानी प्रोमिसी यहाँ पे जो है वो कोई एक सर्टेन पर्सन है, प्रोमिसी सर्टेन पर्सन है। तो जब ऐसा ऑफर बनाते हैं जहां प्रोमिसी कोई सर्टेन पर्सन है तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। दूसरा है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मींस सिंपली ऑफर बनाए और जो भी चाहे उसके कंडीशन को फुलफिल करके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो पहला स्पेसिफिक ऑफर, किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्रोमिसी को हम जब कम्युनिकेट करते हैं कोई ऑफर तो वो स्पेसिफिक ऑफर होता है। और पब्लिक एट लार्ज को जब कोई ऑफर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं जनरल ऑफर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ये जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, यानी कि जब जनरल ऑफर बनाते हैं तो कोई भी पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन जब हम स्पेसिफिक ऑफर की बात करते हैं तो जिस पर्सन को, यहाँ पे मैंने प्रोमिसी लिखा है, तो जिस प्रोमिसी को ऑफर दिया गया है बस वही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर का मतलब है जब प्रोमिसर ऑफर दिया, मतलब कुछ कम्युनिकेट किया प्रोमिसी को और प्रोमिसी वो एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इनविटेशन टू ऑफर क्या है, ये ऑफर के पहले का एक स्टेज है, यानी कि इनविटेशन टू ऑफर हुआ, उसके बाद ऑफर होता है, उस ऑफर को जब एक्सेप्ट करते हैं तब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। यानी कि यहाँ पे तीन स्टेज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने के लिए। पहला इनविटेशन टू ऑफर, फिर वो ऑफर होता है और तीसरा एक्सेप्टेंस होता है, तब जाके ये तीनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। तो क्या अंतर है, तो अंतर क्या है इसको ऐसे समझिए कि अगर अगेन हम रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं, वहां पे एक मेन्यू रहता है। मेन्यू में क्या है, आइटम का नाम होता है और उसका प्राइस होता है। तो ये एक तरह ये क्या है, इसको आप ऑफर नहीं बोलेंगे, ये इनविटेशन टू ऑफर है कि मतलब कस्टमर गया, मेन्यू देखा, अब वो बोलेगा कि सपोज मुझे कढ़ाई पनीर चाहिए 1 प्लेट, तो ये ऑफर दे रहा है वेटर को कि मुझे कढ़ाई पनीर चाहिए, मुझे ला के दो। तो अब ये वेटर के ऊपर है या रेस्टोरेंट के जो भी मैनेजमेंट है उसके ऊपर है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर में। इनविटेशन टू ऑफर यहाँ मैंने थोड़ा डिटेल में डील किया है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। जैसे बुक सेलर के पास कैटलॉग होता है, वो कैटलॉग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब अगर कोई एक स्टूडेंट उस कैटलॉग को देख के, कैटलॉग में क्या होगा, बुक का नाम होगा, उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा, ऑथर का नाम होगा और उसकी प्राइस होगी। तो एक इनविटेशन टू ऑफर है कि ऐसा ऐसा चीजें हम बेचना चाहते हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आइए हमें ऑफर दीजिए, ठीक है। तो ये इनविटेशन टू ऑफर है। अगर सपोज एक स्टूडेंट कैटलॉग देख के वो जाता है किताब की दुकान पर और बोलता है कि मुझे एक एक्स ऑथर की बुक चाहिए जो एमआरपी जिसका 350 है,
अब शॉपकीपर बाउंड नहीं है बुक देने के लिए, क्योंकि जो कैटलॉग था वो इनविटेशन टू ऑफर था, एक्स जाके वहां ऑफर दे रहा है, तो ये प्रोमिसी यानी कि बुक सेलर का डिस्क्रिशन है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करे या डिसेंड करे। ठीक है, तो ये इनविटेशन टू ऑफर हुआ, इसका एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट है क्रॉस ऑफर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या मतलब है इसका? सपोज एक्स जो है वो वाई की कार खरीदना चाहता है, कितने में? ₹50,000 में। तो एक्स ने बाय लेटर वाई को बोला कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं 50,000 रुपये में। एट द सेम टाइम वाई क्या है, वाई एक्स को लेटर लिखता है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं तुम्हें 50,000 रुपये में। दोनों एक दूसरे के इंटेंशन और ऑफर से अनजान थे। इन दोनों का लेटर एक दूसरे को क्रॉस किया, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर। यहाँ पे सिर्फ ऑफर ही ऑफर दोनों तरफ से बना है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। और जब एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब जब तक ऑफर एक्सेप्टेड नहीं होगा ये प्रॉमिस में नहीं कन्वर्ट होगा, और प्रॉमिस जब तक नहीं होगा एग्रीमेंट नहीं कन्वर्ट होगा, और एग्रीमेंट जब है ही नहीं तो एनफोर्सिबल बाय लॉ का सवाल ही नहीं उठता। और जब तक एनफोर्सिबल बाय लॉ एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब आते हैं एक्सेप्टेंस पे। तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? मैंने एग्जांपल दिया था, एक प्रोमिसर ऑफर देता है, किसको? प्रोमिसी को। अब प्रोमिसर जो है प्रोमिसी से कुछ करवाना चाहता है या कुछ नहीं, मतलब उसको कुछ करने से मना करना चाहता है, और इसके लिए प्रोमिसी जब अपनी सहमति दे देता है कि ठीक है अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, या तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, मैं भी ऐसा नहीं करूंगा, इस तरह की जो सहमति दे देता है उसको हम बोलते हैं कि प्रोमिसी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को। ठीक है, इतना। अब देखते हैं जो पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट करता है या जिसको ऑफर दिया जाता है उसको बोलते हैं ऑफरी या प्रोमिसी। ये मैं पिछले कई स्लाइड से डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ ध्यान देने लायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ओनली टू हुम इट इज मेड मतलब वो पर्सन यानी कि यहाँ प्रोमिसी। तो एक्सेप्टेंस जब भी होगा तो प्रोमिसी के द्वारा होगा। अगर कोई तीसरा व्यक्ति एक्सेप्ट करता है तो उस एक्सेप्टेंस को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है, और ऐसे एग्रीमेंट एनफोर्सिबल नहीं होगा। और ये जो मैंने लास्ट सेंटेंस बोला है कि प्रोमिसी ही एक्सेप्टेंस कर सकता है, मतलब कोई भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? तो प्रोमिसी। इस पे Q&A में आपको एक सवाल भी मिलेगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, वहां आपको आसानी होगी। एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स क्या हैं? तो पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट करने वाला जो प्रोमिसी है वो कंडीशन नहीं लगाएगा कि अगर ऐसा होगा तभी ये माना जाएगा, ऐसा नहीं। मैं एग्जांपल दूंगा। सेकंड कंडीशन है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। ये प्रोमिसर है और ये प्रोमिसी है, तो अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये प्रोमिसर को ही कम्युनिकेट करेगा, किसी और को नहीं। यानी कि दो चीजें हो गई, एक्सेप्टेंस मस्ट बी डन बाय प्रोमिसी एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू प्रोमिसर। ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड जो है वो है द एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ द ऑफर। मतलब अगर प्रोमिसी किसी ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो ऑफर एक्सेप्टेड कब माना जाएगा? जब ऑफर का इंफॉर्मेशन होगा। तो ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि प्रोमिसी को ये पता होना चाहिए कि कोई ऑफर है जिसे एक्सेप्ट करना है मुझे। ठीक है, तो ये तीन इंग्रेडिएंट हुए।
यहाँ पे जो मैंने अभी बोला था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, तो सपोज एक्स ने वाई को बोला कि क्या तुम मेरी कार 50,000 रुपये में खरीदोगे, ठीक है। तो बदले में वाई क्या बोलता है कि तुम्हारी कार तो खरीदूंगा लेकिन 50,000 में नहीं, 45,000 में, ठीक है। तो यहाँ वाई जो है वो एक चीज एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जहां ही उसने बोला कि 50 नहीं 45,000 में खरीदूंगा, तो ये कंडीशन लगा दिया। तो इसको हम बोलेंगे कंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि इसने कंडीशन लगा दिया है। एक्सेप्टेंस तब माना जाता है जब वाई बोलता है कि ठीक है मैं 50,000 रुपये में तुम्हारी कार खरीदूंगा। अब आइए देखिए कॉन्ट्रैक्ट के कंपोनेंट क्या हैं। मतलब अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, देखा हमने कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखा, इसके बाद ऑफर देखा, एक्सेप्टेंस देखा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी, एक्सेप्टेंस के कंडीशन देखे, एसेंशियल कंडीशंस, ऑफर के एसेंशियल देखे, स्पेसिफिक ऑफर देखा, जनरल ऑफर देखा, इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर देखा। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब क्या है। कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या, इसको समझिए। तो ये वो कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब अगर ये 5 चीजों में से कोई एक चीज भी मिसिंग होगी तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्या क्या है, मतलब कब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा, तो पहला जब पार्टीज का कंसेंट फ्री होगा, मतलब दोनों पार्टी फ्री कंसेंट से एग्रीमेंट करेंगे तब। सेकंड, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है यहाँ, तो यहाँ दो चीजें हैं। एक तो पार्टी जो है वो मेजर होने चाहिए, यानी कि 18 साल या उससे अधिक के होने चाहिए, और दूसरा साउंड माइंड के होने चाहिए, मतलब कोई भी पार्टी इंसेंट नहीं होना चाहिए। तीसरा जो एग्रीमेंट है वो लॉफुल कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, मतलब कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होना चाहिए। और चौथा, ऑब्जेक्ट जो है एग्रीमेंट का वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कि अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, उसी तरह अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो वॉइड होगा। लॉफुल कंसिडरेशन मैं बार बार बोल रहा हूं, तो इसको ऐसे समझिए कि लॉफुल कंसिडरेशन क्या है। तो एक्स बोलता है अगर वाई को कि मैं अपना कार ₹50,000 में तुम्हें बेचूंगा, तो ये जो रुपीज है ये कंसिडरेशन है कार के बदले, तो ये लॉफुल हुआ। लेकिन एक्स ये बोलता है कि मैं तुम्हें अपने कार दे दूंगा इफ यू मेक अवेलेबल ए गर्ल फॉर मी, तो गर्ल अवेलेबल कराना ये अनलॉफुल कंसिडरेशन है, तो इस केस में जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा। उसी तरह लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब क्या पर्पस के लिए कर रहे हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर सपोज लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट जैसे मैं तुम्हारा घर बना दूंगा, एक्स बोलता है कि मैं तुम्हारा घर बना दूंगा, मुझे 1 लाख रुपये चाहिए, तो ये लॉफुल पर्पस है घर बनाना। अगर यही बोलता एक्स बोलता वाई को कि तुम जेड को मार दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपये दूंगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है कि जेड को मारना, तो ये आपका अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हुआ। इसके बाद लास्ट कंपोनेंट जो है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसको लॉ ने वॉइड डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये जब पांचों कंपोनेंट होंगे तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो मैंने लास्ट में बताया कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पार्टीज कब कॉम्पिटेंट होंगे, तो दूसरा एज ऑफ मेजोरिटी, सॉरी पहला एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी कि 18 या उससे अधिक उसकी उम्र होनी चाहिए दोनों पार्टी की। साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब कोई भी पार्टी
अनसाउंड माइंड का ना हो। तीसरा, नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ, मतलब अगर लॉ ने किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर दिया। किसी को डिस्क्वालीफाई करने का मतलब क्या है कि सपोज एक्स और वाई है, एक्स को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ये इंसॉल्वेंसी जो है वो एक डिसेबिलिटी है, यानी कि अब एक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इंटर नहीं कर सकता। ठीक है। अब देखिए, यहां मैंने 3 चीजें बताई, 3 चीजों में से एक माइनर का एग्रीमेंट का, इसका कंसिक्वेंस क्या होता है। तो एक केस आया था बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस केस है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। इसमें ये कहा गया था कि माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड, और ये वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड का मीन्स इन द आइज ऑफ लॉ कोई वैल्यू नहीं होती, एब इनिशियो का मीन्स होता है फ्रॉम बिगनिंग। तो माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, आगे देखिए, अगर माइनर एग्रीमेंट करता है तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो 2 चीजें हैं, नो स्टेपल अगेंस्ट माइनर, यानी कि सपोज माइनर जाता है, बोलता है, अगर वो देखने से लग रहा है वो 17 ईयर्स का, लेकिन देखने से लग रहा है कि 18 प्लस का है, और किसी से कॉन्ट्रैक्ट इंटर करता है ये बोल के कि मैं 18 प्लस का हूँ। ठीक है, और सपोज ये एक्स था जिसकी एज 17 साल थी, लेकिन खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए 18 प्लस का, और वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट इंटर करता है। कॉन्ट्रैक्ट इंटर हुआ, एक्स को कुछ बेनिफिट हुआ, और बाद में एक्स कोर्ट जाके बोलता है कि मैं जो हूँ माइनर था और ये कॉन्ट्रैक्ट एब इनिशियो है। तो वाई बोलेगा कि नहीं, एक्स ने मुझे 18 प्लस करके कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया, अब इसके अगेंस्ट में एस्टॉपेल लगेगा। एस्टॉपेल क्या होता है कि ये अब एक्स जो है वो अपने कहे से फिर नहीं सकता, ये एस्टॉपेल का मीनिंग होता है। तो जो एस्टॉपेल है वो माइनर के अगेंस्ट में काम नहीं करता, ये रूल है, लॉ है। दूसरा है रेटिफिकेशन ऑफ माइनर एग्रीमेंट। रेटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, समझिए इसको ऐसे, एक्स है 17 साल का, खुद को रिप्रेजेंट किया 18 प्लस करके, और कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर गया। अब सपोज कि 6 महीने के बाद, आज से 6 महीने के बाद ये 18 साल का हो जाता है। ठीक है, 18 साल होने के बाद कहता है कि जो प्रीवियस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया था वो अब मैं मानता हूं, तो इसको बोलेंगे रेटिफिकेशन। तो माइनर एग्रीमेंट को रेटिफाई भी नहीं किया जा सकता है, ये भी एक रूल है। मतलब ये जो माइनर एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है, ये इसलिए बना है ताकि माइनर को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जैसा मैंने बताया था कि पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर सपोज कोई एक पर्सन है एक्स, जो टाइम इंटरवल पे कभी अनसाउंडनेस में होता है, कभी साउंड होता है, कभी अनसाउंडनेस होता है, तो जिस पीरियड में ये साउंड माइंड का होता है उस पीरियड में ये कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनसाउंडनेस का डिफेंस इसको क्यों मिलेगा, और अनसाउंडनेस तब बोलेंगे अगर ये अनसाउंडनेस की वजह से कोई एक रैशनल जजमेंट ना ले सके, या ये ना समझ सके कि जो वो अभी एक एग्रीमेंट इंटर कर रहा है वो उसके बेनिफिट के लिए है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें हैं कि जब अनसाउंडनेस की वजह से वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सके इसलिए उसे प्रोटेक्शन मिलता है, और दूसरा अगर कोई पर्सन रेगुलर इंटरवल पे या सर्टेन इंटरवल पे अनसाउंड होता है, कभी साउंड होता है, तो जिस पीरियड में वो साउंड माइंड का होता है उस पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में इंटर कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, एक आदमी है जो कि साउंड माइंड का है, लेकिन फीवर की वजह से वो डायलेमा में है, मतलब हेलुसिनेशन काइंड ऑफ थिंग में है, और इतना ड्रंक है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो ऐसे केस को हम कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में मानते हैं कि ही इज लाइक ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और इस कंडीशन में अगर कोई वो एग्रीमेंट में इंटर करता है तो वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं होगा, वॉइड होगा। डिस्क्वालिफाइड पर्सन, ये भी एक डिसेबिलिटी है। ठीक है,
मतलब कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक ये भी है कि अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाइड है तो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल एलियन इनेमीज। एलियन इनेमीज कौन से होते हैं? अब सपोज इंडिया एंड पाकिस्तान का वार चल रहा है, ठीक है, तो पाकिस्तान के जो भी सिटीजन्स हैं वो इंडिया के लिए एलियन एनिमीज हुए। तो इंडियन सिटीजन ड्यूरिंग वार पाकिस्तानी सिटीजन के साथ एग्रीमेंट में इंटर नहीं कर सकते, एग्रीमेंट इंटर नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकते, ठीक है। फॉरेन सॉवरेन्स। फॉरेन सॉवरेन्स मीन्स दो कंट्री के सॉवरेन, वहां के जो रूलर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट इंटर नहीं कर सकते। एम्बेसडर्स मतलब इंडिया का राजदूत अगर पाकिस्तान में है तो वहां कॉन्ट्रैक्ट इंटर नहीं कर सकता। कन्विक्ट्स यानी कि जो क्रिमिनल्स हैं जिनको सजा हो चुकी है वो नहीं कर सकते। मैरिड वीमेन। मैरिड वीमेन एज सच मैरिड वीमेन की अलग एंटिटी होती है, अलग पहचान होती है और वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर सकती है, लेकिन जब बात आती है उसके हस्बैंड के प्रॉपर्टीज में तो ये मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टीज रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट में इंटर नहीं कर सकती है। इंसॉल्वेंट मैंने बता दिया था लास्ट स्लाइड में कि अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया कोर्ट से तो ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए कॉम्पिटेंसी हो गया। कंसेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में इंटर करने के लिए दो लोगों का फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है। और फ्री कंसेंट भी क्या? तो कंसेंट अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है। मतलब दो लोग जब एग्री होते हैं अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस तो उसको हम बोलते हैं कंसेंसस एडिडम या मीटिंग ऑफ माइंड्स, ठीक है। अब मान लो कि एक्स वाई के साथ इंटर करता है कि मैं तुम्हारा व्हाइट हॉर्स खरीदूंगा, ठीक है। तो इसके पास टू हॉर्स है, मान लो कि एक ए दूसरा बी, दो व्हाइट हॉर्स है ए और बी। अब एक्स समझ रहा है कि वो व्हाइट हॉर्स ए को खरीदेगा जबकि वाई समझ रहा है कि वो व्हाइट हॉर्स बी को बेचेगा। तो ये कंसेंसस एडिडम का केस नहीं होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा क्योंकि दोनों के दिमाग में अलग अलग घोड़ों के बारे में एक एक घोड़े ए को खरीदना चाहता है तो दूसरा घोड़ा बी को बेचने की सोच रहा है। तो ये कंसेंसस एडिडम नहीं होगा और चूंकि दोनों का कंसेंट एक चीज पे नहीं है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब देखिए मैंने लास्ट लाइन में बोला था कि कंसेंट फ्री होना चाहिए, तो कब कंसेंट जो है वो फ्री माना जाएगा? तो कंसेंट फ्री तब माना जाएगा जब वो कोएर्सन से नहीं काउज हुआ हो। मतलब ये पांच चीजों के से काउज नहीं है। अगर इन पांच चीजों की वजह से अगर कंसेंट नहीं लिया गया है तो उस कंसेंट को फ्री कहेंगे, यानी कंसेंट माइनस दिस 5 थिंग्स, ठीक है। यानी कि कंसेंट इन पांच चीजों की वजह से नहीं दिया गया है तब उस कंसेंट को हम फ्री कंसेंट कहेंगे। एक एक करके हम सब देखेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पे एक चीज समझाना चाहूंगा, ये बाकी कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। थोड़ा सा देखिए कि ये मिस्टेक होगा तब क्या होगा। तो अगर दोनों पार्टी किसी फैक्ट्स को लेके मिस्टेक में है तो ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। इसको समझिए ऐसे, एक्स एंड वाई एग्रीज टू परचेज हॉर्स ऑफ वाई, ठीक है। लेकिन जब ये एग्रीमेंट हो रहा था उस समय जो घोड़ा था वाई का वो मर चुका था। तो और इस बात को ना एक्स जानता था ना वाई जानता था, तो ये बायलेटरल मिस्टेक हुआ, बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ। तो इस केस में एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा। देखिए कोर्सन मतलब अगर कोई कंसेंट
कोर्सन से कॉज हुआ है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। अब कोर्सन होता क्या है? तो कोर्सन क्या होता है कि अगर एक्स वाई को किसी तरह प्रेसाइज करके इसका कंसेंट ले लेता है तो इसको बोलेंगे कंसेंट बाय कोर्सन। तो ये आप कैसे कर सकता है? तो एक्स को या तो थ्रेट करे, ठीक है, थ्रेट करे कि अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा या तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा या तुम्हें हर्ट कर दूंगा। तो इस तरह का थ्रेटनिंग को हम बोलते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और इस तरह थ्रेट करके अगर वाई का कंसेंट को लेता है तो ये कोर्सन कहलाएगा। दूसरा केस है अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। दूसरा क्या बोले कि एक्स जो है वो वाई को ये बोले कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारा कार ले जाऊंगा, उठा के ले जाऊंगा, खींच के ले जाऊंगा। तो ये एक तरह से टू डिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ वाई हुआ एक्स के द्वारा, मतलब एक्स थ्रेट कर रहा है वाई को टू डिटेन द वाइस प्रॉपर्टी, तो ये भी कोर्सन कहलाएगा। तो ऐसे केस में जो जिस पार्टी का कंसेंट, यानी कि यहाँ पे वाई का कंसेंट लिया गया है, यहाँ भी वाई का कंसेंट लिया गया है, तो इन दोनों के केस में वाई के ऑप्शंस पे इस एग्रीमेंट को अवॉइड किया जा सकता है। इसलिए इस तरह के कंसेंट से बने एग्रीमेंट को हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक पार्टी के ऑप्शन पे वॉइड करार दिया जा सके, उसको हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय कोर्सन। इसमें क्या है कि एक शिप है, इस पे ए और बी हैं, तो ए बोलता है बी को, हाई सीज मीन्स जहां पे मतलब समुद्र के बीच में, ये बोलता है बी को किसी तरह से धमकाता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन देता है, या ये बोलता है कि अगर तुमने कंसेंट नहीं दिया तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा, और इस वजह से बी इसको कंसेंट दे देता है। तो ये वॉइड एग्रीमेंट हुआ। सॉरी, ये वॉइडेबल एग्रीमेंट हुआ, वॉइड नहीं, सॉरी, ये वॉइडेबल एग्रीमेंट हुआ क्योंकि बी जब लैंड पे आ जाएगा तो वो बोलेगा कि जो मेरा कंसेंट लिया गया था वो कोर्सन से लिया गया था, मुझ पर दबाव डाल के लिया गया था, ये इसलिए एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, वॉइडेबल है। ठीक है। कंसेंट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा होता है कि जो पार्टीज होते हैं वो ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं कि एक पार्टी जो है वो दूसरे पार्टीज के विल को डोमिनेट करता है। जैसे इसका एग्जांपल होगा, आगे मैं बताऊंगा। मतलब अब सपोज ये फादर है और सन है, तो फादर का इन्फ्लुएंस सन पे होगा ही होगा, सन के विल को डोमिनेट भी करेगा फादर, और इसको बोलते हैं फिड्यूसरी रिलेशनशिप। इस फिड्यूसरी रिलेशनशिप की वजह से एफ जो है यानी फादर जो है वो सन से फायदा उठा सकता है, ठीक है, और अपने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके सन का कंसेंट ले सकता है। तो इन केसेस में सन जो है वो उसके पास ऑप्शन है टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कि फिड्यूसरी रिलेशनशिप क्या है। फिड्यूसरी रिलेशनशिप समझाऊंगा, इसके बाद समझाता हूं कि अगर फिड्यूसरी रिलेशनशिप है और उस फिड्यूसरी रिलेशनशिप में अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल होकर कोई कंसेंट लिया गया है तो वैसा एग्रीमेंट वॉइड करार दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। देखिए, फिड्यूसरी रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट फादर और सन के बीच हो सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच हो सकता है, मास्टर एंड सर्वेंट के बीच हो सकता है, पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच हो सकता है, इसके बाद स्पिरिचुअल लीडर और उसके जो डिसिपल होते हैं उसके बीच हो सकता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं फिड्यूसरी रिलेशनशिप। और ऐसे में अगर जो पर्सन दूसरे पर्सन का विल को डोमिनेट कर सके वो अगर कंसेंट ले लेता है तो हम बोलेंगे कि ये कंसेंट जो है ये कॉज हुआ है किस वजह से? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से।
और ये जो फिड्यूसरी रिलेशनशिप है ये बेस्ड होता है अटमोस्ट गुड फेथ, जिसे हम बोलते हैं यूबेरिमा फाइट, उस पे। ठीक है, मतलब जो डोमिनेटिंग है वो अनड्यू एडवांटेज ना ले उस रिलेशनशिप का। देखिए एग्जांपल देखिए कंसेंट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस का। ए ने अपने बेटे को कुछ पैसे दिए थे जब उसका बेटा बी माइनर था। ठीक है, अब बी जो है वो मेजर हो गया, तो ए अपने पेरेंटल इन्फ्लुएंस का यूज करके, मिसयूज करके एक बॉन्ड बना लेता है और जितना पैसा बेटे को दिया था उससे कहीं ज्यादा पैसे का बॉन्ड अपने नाम करवा लेता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए ने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, दूसरा देखिए, ये एक बहुत ही बीमार आदमी है। ठीक है, अब बी जो है वो उसकी सेवा वगैरह करता है और सेवा करने की वजह से ये ए से कुछ ऐसा अनरीजनेबल पैसे लेने की कोशिश करता है या ले लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा था, जो सर्विस थी उसकी बनिस्बत बहुत ज्यादा थी, अनरीजनेबल था। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया है। कंसेंट कॉज्ड बाय फ्रॉड, मतलब अगर फ्रॉड की वजह से कंसेंट लिया गया है तो भी जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइडेबल होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइडेबल होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रॉड का मतलब क्या है। तो फ्रॉड मीन्स कोई चीज जो कि सही नहीं। ठीक है, तो और फ्रॉड में इंटेंशन टू डिसीव होता है, मतलब दूसरे को धोखा देने की इंटेंशन होती है। एंड इंक्लूड्स गिविंग रॉन्ग सजेशन, जो चीज सही नहीं है वो चीज बताना। ठीक है, या कुछ गलत है उसको छिपाना, या कुछ ऐसा प्रॉमिस करना जिसका मतलब प्रॉमिसर जो है उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो परफॉर्म करेगा। तो इन सब चीजों को हम बोलते हैं एक्ट ऑफ डिसीविंग। ठीक है, तो अब देखिए मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड वीडियो में डील किया है। तो मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। ऑर्डिनरली पैसिव कंसीलमेंट और मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। पैसिव कंसीलमेंट, इसका मतलब क्या है कि सपोज एक्स कोई घोड़ा बेच रहा है, ठीक है, जो कि अनसाउंड है, घोड़ा अनसाउंड है। अगर वाई हॉर्स के बारे में कुछ नहीं पूछता है और एक्स कुछ नहीं बताता तो ये बोलते हैं इसको हम पैसिव कंसीलमेंट। जब इसने कुछ पूछा नहीं तो इसने कुछ बताया नहीं, तो ये फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन वही अगर वाई ये बोलता कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं समझूंगा कि घोड़ा जो है वो साउंड माइंड का है, और इसके बाद भी एक्स चुप रह जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने फ्रॉड किया एक्स ने, कि घोड़ा तो अनसाउंड है लेकिन इसने कुछ ना बोल के ये इनडायरेक्टली बोला है कि घोड़ा साउंड माइंड का है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में था पैसिव कंसीलमेंट, यानी कि मेयर साइलेंस था, एक्स को वाई ने कुछ नहीं पूछा तो एक्स ने भी कुछ नहीं बताया, तो ये पैसिव कंसीलमेंट हुआ। नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय फ्रॉड। देखिए मैंने जो अभी एग्जांपल दिया, ये सेल्स बाय ऑक्शन टू बी ये हॉर्स विच ये नोज टू बी अनसाउंड। ये को पता है ये घोड़ा बेच रहा है बी को, किस तरीके से, तो ऑक्शन से। तो ए को पता है कि घोड़ा अनसाउंड माइंड का है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है बी को, तो ये फ्रॉड नहीं हुआ। यहाँ पे ये पैसिव कंसीलमेंट है कि बी ने पूछा नहीं तो ये ने बताया नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, यही सेम एग्जांपल में देखिए कि ए और बी हैं, बी जो है वो ए की डॉटर है। ठीक है, ये घोड़ा बेच रहा है लेकिन यहाँ पे चूंकि ये फिड्यूसरी रिलेशनशिप है, बाप बेटी का रिश्ता है, तो ये की ड्यूटी बनती है बेटी को बताने का कि घोड़ा अनसाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है बी सेज टू ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल assume that the horse is sound. A says nothing, here A silence is equivalent to speech. ये एग्जांपल मैंने लास्ट स्लाइड पे आपको समझा दिया। नेक्स्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी फैक्ट जो मटेरियल है
उसके बारे में कुछ गलत बोलना। ठीक है, गलत का मतलब क्या है कि मतलब जो चीज नहीं है हम वो कर रहे हैं। मतलब अगर घोड़ा दिन भर में कंटिन्यूअस 8 घंटे काम कर पा रहा है तो बेचने वाला बोलता है कि नहीं ये तो 10 घंटे काम कर रहा है। या सपोज कोई काऊ एक दिन में 10 लीटर मिल्क देती है, लेकिन जो बेचने वाला है वो बोलता है कि 15 लीटर देती है, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ। तो अगर कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया गया है तो ये एग्रीमेंट जो होगा वो वाइडेबल होगा। मिस्टेक, ये मैंने थोड़ा सा डील किया था, एक बार और देखिए। मिस्टेक का मतलब होता है एरर। ठीक है, तो अगर मिस्टेक्स कभी कभी क्या करता है कि कंसेंट को पूरी तरह से खत्म कर देता है। मतलब अगर कंसेंट बाय मिस्टेक दिया गया है तो ये माना जाएगा कि कंसेंट था ही नहीं। और दूसरा है इट मे मिसलीड द पार्टीज एज टू द पर्पस विच दे कंटिन्यूटेड। मिस्टेक्स का क्या मतलब होता है कि सपोज अगर ए और बी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सपोज एक काऊ बी बी ए से काऊ खरीदना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक से क्या हो सकता है कि ये बोले कि ये 13 लीटर दूध देती है, और ये 13 को 20 समझ ले कि 30 लीटर दूध देती है। 13 और 30 सुनने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ए बोलता है 13 लीटर, बी बोलता है 30 लीटर, बी समझता है 30 लीटर। तो ये मिस्टेक जो है क्या है कि कभी कभी किसी एग्रीमेंट को वाइडेबल करार दे सकता है। अब देखिए बायलिटरल मिस्टेक। अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है तो वैसे में हम कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल नहीं करते, वो वैलिड होता है। लेकिन बायलिटरल मिस्टेक हो तो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक्स और वाई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एक्स का घोड़ा वाई खरीदेगा, लेकिन जब एग्रीमेंट होता है उस समय हॉर्स मरा हुआ होता है जो दोनों को नहीं पता है। ऐसे केस में घोड़ा ऐसे केस में जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा। यूनिलैटरल मिस्टेक, अभी मैंने बताया था यूनिलैटरल मिस्टेक एक डिफेंस नहीं है, और इसमें यूनिलैटरल मिस्टेक की वजह से जो एग्रीमेंट होता है वो वैलिड एग्रीमेंट होता है। ठीक है, और एक चीज, अगर मिस्टेक का बेनिफिट लेना है तो एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो डिफेंस है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मिलता है, मिस्टेक ऑफ लॉ का नहीं मिलता है। ठीक है, इग्नोरेंसिया जुरिस इज नॉट एग्जीक्यूटेड, ये मैं मैगजीन में बताऊंगा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट डिफेंस बट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज ए डिफेंस। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिफेंस है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं। अब मिस्टेक ऑफ लॉ के केस में देखिए, इंडियन लॉ अगर है तो इंडियन लॉ का मिस्टेक एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन फॉरेन लॉ को हम कंसिडर करते हैं एज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एंड मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ इज एन एक्सक्यूज। नेक्स्ट कंसिडरेशन, ये पहले बहुत सारे टर्म आए थे, बहुत जगह पे आया था ये कंसिडरेशन टर्म। यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। तो कंसिडरेशन जो है वो एक बेसिक है बेसिस है, फाउंडेशन है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, इसको एक सेंटेंस देखिए, एन एग्रीमेंट नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन इज वॉइड। मतलब क्या है कि अगर एक्स बोलता है वाई को कि मैं तुम्हें अपना घर दूंगा। ठीक है, अब घर देगा तो किस लिए देगा, पैसे के बदले देगा कि दूसरे घर के बदले देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक एग्रीमेंट नहीं हो सकता। एक सेंटेंस है, एग्रीमेंट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट इज ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ठीक है, तो अब देखिए, कंसिडरेशन इज द कॉज ऑफ द प्रॉमिस एंड इट्स एब्सेंस वुड मेक द प्रॉमिस ग्रेटिचुअस। ग्रेटिचुअस मींस चैरिटी वाला, मुफ्त का, और बेयर प्रॉमिस, और सिर्फ प्रॉमिस ही बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूडम पैक्टम विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज रिटर्न। कंसिडरेशन क्या है, रिटर्न है। क्या है, क्विड प्रो क्वो, समथिंग फॉर समथिंग। मतलब यहाँ इस एग्जांपल में देखिए, एक्स अगर बोल रहा है कि मैं तुम्हें अपना घर दूंगा, बदले में तुम्हें
बदले में तुम मुझे 1 करोड़ रुपये दो। तो ये जो घर के बदले 1 करोड़ रुपया है, यानी कि समथिंग समथिंग फॉर समथिंग, तो इसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। इंडियन लॉ में कंसिडरेशन जो है वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। पास्ट मीन्स कंसिडरेशन पहले दे दिया जाए, प्रेजेंट मीन्स दोनों तरफ से कंसिडरेशन मूव करे, और फ्यूचर मीन्स एक तरफ का कंसिडरेशन चला गया और दूसरे तरफ का कंसिडरेशन आना बाकी है। तो ये कंसिडरेशन जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है। एक चीज और देखिए, कंसिडरेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो। एडिक्वेट हो का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। तो कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, आइज ऑफ लॉ में कुछ इसकी वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, समझिए इसको। सपोज एक्स जो है वो एक मोबाइल फोन बेच रहा है जो 20,000 का था, वो 100 रुपये में दे रहा है वाई को, ठीक है। तो ये 100 रुपये दे रहा है 20,000 की जगह। तो ऑल्दो 20,000 की जगह 100 रुपये जो है वो बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। तो ये अगर x और y एग्रीड हैं तो लॉ को इससे कुछ लेना देना नहीं कि 20,000 का मोबाइल 100 रुपये में बेचा जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर x ने y को 100 रुपये में बेच दिया, फर्दर ये कोर्ट जाता है और बोलता है कि जो एग्रीमेंट था वो फ्री कंसेंट के साथ नहीं था, तो यहाँ पे ये कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि कोई अगर 20,000 का चीज 100 रुपये में बेच रहा है, यानी कि वो अपनी इच्छा से नहीं बेच रहा है, वहां कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो इस चीज को प्रिज्यूम करने के लिए इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन या कंसिडरेशन का कम होना को रिलेवेंट माना जा सकता है। कोर्ट उसमें प्रिज्यूम कर सकती है कि कंसेंट फ्री नहीं था। अब देखिए, अभी जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि एग्रीमेंट इज वॉइड इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, तो इसका एक्सेप्शन है 3, जहां पे कंसिडरेशन नहीं है तो भी एग्रीमेंट वॉइड है। पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मतलब दो पर्सन अगर नियर रिलेटिव हैं और एक पर्सन दूसरे के लिए कुछ करता है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो सेकंड पार्टी है वो कुछ कंसिडरेशन ना दे तो भी ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये होगा नेचुरल लव एंड अफेक्शन। लेकिन कंडीशन क्या है कि ऐसा जो एग्रीमेंट है वो राइटिंग में होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी इस तरह का एग्रीमेंट को हम वैलिड एग्रीमेंट कहेंगे। और ये जो नियर रिलेटिव का कंसेप्ट है, नियर रिलेटिव हो सकता है बाय ब्लड और बाय मैरिज। बाय ब्लड मीन्स फादर सन, मदर सन, ब्रदर एंड सिस्टर एटसेट्रा। मैरिज में हस्बैंड एंड वाइफ, ये सब, ये मतलब नियर रिलेटिव बाय ब्लड भी हो सकता है, बाय मैरिज भी हो सकता है। सेकेंड है जहां पे एग्रीमेंट जो है विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड है, वो है पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। इसका एग्जांपल देखिए, एक्स को वाई का पर्स मिला, ठीक है, और उसने वाई को लौटा दिया। तो वाई बोलता है थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरा पर्स लौटाया, इसमें मेरे बहुत से कार्ड वगैरह थे और कुछ चेक वगैरह थे, इसलिए मैं तुम्हें 1,000 रुपये इनाम दूंगा। तो यहाँ एक्स ने ऑलरेडी कोई काम कर चुका है बिना वाई के कहे। एक्स को वाई का पर्स मिला था, इसने अपनी इच्छा से उस पर्स को वाई को लौटाया और वाई ने 1,000 रुपये देने के वादे किए। तो ये पास्ट वॉलंटरी सर्विस हो चुका है और इसके लिए वाई जो प्रॉमिस कर रहा है पैसे देने के, वो विदाउट एनी कंसिडरेशन है, और ये कंसिडरेशन किस लिए, पास्ट सर्विस के लिए। तो इस तरह का एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। तीसरा है टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए कि एक्स ने वाई को कुछ लोन दिया, ठीक है। तो लोन रिकवरी के लिए जो केस फाइल करने का टाइम पीरियड होता है वो है 3 साल। अब मान लीजिए कि एक्स ने वाई को जनवरी 18 में लोन दिया और यहां से जनवरी 2021 में ये लिमिटेशन पीरियड पार हो गया। अब जनवरी तो 2021 में ये एक्सपायर कर गया, मतलब इसके बाद एक्स जो है वाई के खिलाफ लोन रिकवरी के लिए केस नहीं फाइल कर सकता है। लेकिन फरवरी 2021 में
दोनों ने एग्रीमेंट किया, वाई ने लिखा कि मैं जो तुम्हारा लोन है वो चुका दूंगा, तो ऐसे में ये टाइम बार डेब्ट को चुकाने का जो एग्रीमेंट हुआ ये वैलिड कहलाएगा विदाउट एनी कंसिडरेशन। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, वो है अनलॉफुल एग्रीमेंट। मतलब कौन से एग्रीमेंट हैं जो अनलॉफुल होते हैं। तो वैसे सारे एग्रीमेंट अनलॉफुल होते हैं जो कि मैं अभी नीचे एग्जांपल बता रहा हूं। अगर इन सब चीजों के अलावा जो एग्रीमेंट होंगे वो अनलॉफुल होंगे। तो मतलब अगर किसी भी एग्रीमेंट का कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल है तभी वो एग्रीमेंट जो है वो लॉफुल कहलाएगा। देखिए, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट आर लॉफुल इफ, मतलब कोई भी एग्रीमेंट है उसका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा कब, जब ये लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं होगा। जैसे अगर सेल ऑफ लिकर विथ लाइसेंस, तो सेल ऑफ लिकर विथ लाइसेंस नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, तो ये वैलिड एग्रीमेंट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर ये एग्रीमेंट किसी भी लॉ के प्रोविजन को डिफीट नहीं करता है, ठीक है, तो ये वैलिड या लॉफुल एग्रीमेंट कहलाएगा। जैसे अगर कोई एग्रीमेंट होता है नॉट टू डू बाइगेमी, मतलब दूसरी शादी नहीं करने का, तो ये एक वैलिड एग्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन फ्रॉडुलेंट नहीं है तो एग्रीमेंट भी लॉफुल होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये एग्रीमेंट किसी को इंजुरी पहुंचाने के लिए नहीं होगा, किसी पर्सन को इंजुरी नहीं पहुंचाएगा या किसी पर्सन के प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तब ये एग्रीमेंट जो होगा वो लॉफुल होगा। इसके बाद अगर कोर्ट जो एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है उसको इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कंसीडर नहीं करता है, मतलब वो इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में वो एग्रीमेंट का कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो लॉफुल कहलाएगा। ठीक है। इस तरह से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट का वीडियो खत्म होता है। इसके बाद आप Q&A इसका जरूर कीजिएगा, और मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि जो भी कॉन्सेप्ट या Q&A आंसर के आप वीडियो देखेंगे उसको देखने के पहले प्लीज लीगल टर्म्स और लीगल मैगजीम्स के वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स और मैगजीम्स यूज हुए हैं वो आपको हर जगह काम आएंगे। लॉ ऑफ क्राइम में काम आएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में काम आएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट में काम आएगा। तो इन सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए अपने क्लाइंट के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा ताकि आप गेट थ्रू हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।